हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज के सेशन में हम आपका जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक पहले 2 प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर हमने लिंक दी है। पहले वीडियो के सेशन ज़रूर देखिएगा क्योंकि फर्स्ट 2 वीडियो से ये वीडियो कनेक्टेड है। हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर हार्डली 3 से 4 मार्क्स के लिए है और बहुत कम कंटेंट इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम कवर कर रहे हैं आपको सब समझ में आना चाहिए और आपको सब याद भी रहना चाहिए, ठीक है। स्पेशली जो सेकंड सेशन है, मतलब लास्ट टाइम का सेशन है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में हमने पढ़ाया है। सो मेक श्योर कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और अच्छे मन से आप पढ़ सकें। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन ये थ्योरी हमको दी थी चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन थ्योरी के बारे में आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि डार्विन का क्या कहना था, जो इंसान सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है वही इंसान, मतलब जो इंसान सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है वही इंसान सर्वाइव करता है। ओके, सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दोनों थ्योरी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो जितना ज़्यादा अपने रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करेगा, जितना ज़्यादा रिसोर्सेज कैप्चर करेगा, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगा, ज़्यादा देर तक जिंदा रहेगा और उसी का राज चलेगा। सो चार्ल्स डार्विन ने हमको यहाँ पर यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि नेचुरल सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी नहीं है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के बारे में एक बहुत अमेजिंग सा एग्जाम्पल दिया गया है अबाउट ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि नेचर के होने वाले चेंजेस के वजह से जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को नेचर के साथ बदल लेगा, अडेप्ट कर लेगा, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेगा। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को बदल नहीं पाएगा, अडेप्टेशन नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल अगर ले लें, समझो कि आपकी फैमिली, जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में भी ये एग्जांपल दिया था कि आपकी फैमिली अचानक से नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जा रही है। तो साउथ पोल के एनवायरनमेंट की कंडीशंस अलग होगी, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, और अगर आप साउथ पोल के कंडीशंस के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करोगे तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आपने वहाँ के क्लाइमेट को अडेप्ट नहीं किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जगह आपको सूट ना करे और आपको वापस नॉर्थ पोल में आना पड़े। लेकिन अगर आप वहाँ जाकर अडेप्टेशन कर लोगे, आपकी बॉडी उस जगह को, उस एनवायरनमेंट को लेकर अगर यूज टू हो जाएगी, तो आपके आने वाली जो जनरेशन्स होंगी उनमें भी वो अडेप्टेशन नेचुरली इनहेरिट होगा और उनके अंदर भी कुछ फिनोटिपिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो बेसिकली जीता वही है जो समय के साथ अपने आप को बदलता है, मतलब नेचर के साथ खुद को अडेप्ट करता है। सो चलिए इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। सो लेट्स सी व्हाट इंट्रोडक्शन इज गिवन ओवर हियर। ऑल राइट, सो अकॉर्डिंग टू डार्विन, natural selection is the main driving force behind the evolution. इवोल्यूशन होता ही नहीं, डेवलपमेंट होती ही नहीं अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करते। पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग था, फिर उनके बाद वाली जनरेशन ने खुद को अलग चेंज किया और आज हमारे कपड़े पहनने का तरीका टोटली अलग है। सो सिर्फ कपड़े पहनने का तरीका नहीं, रहने का तरीका, खाने का तरीका। जो पहले एप्स थे, जिनको हम अपने एंसेस्टर्स बोलते हैं, जो मंकीज थे, ऐसा बोला जाता है कि वो कच्चा खाना खाते थे, लेकिन अगर हम कच्चा खाना खाएंगे तो हमारा डाइजेशन ही नहीं होगा। उनका अपेंडिक्स बड़ा होता था साइज में, क्योंकि कच्चा खाना पचाने के लिए उनको रफेज के लिए अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी। हमारी बॉडी में अपेंडिक्स की साइज बहुत छोटी हो गई है क्योंकि अब हम सब कुछ पकाकर खाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन के वजह से सिर्फ आपके कैरेक्टर्स में चेंज नहीं आए, आपके बॉडी के ऑर्गन्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। उनको पूंछ की जरूरत पड़ती थी क्योंकि वो झाड़ पर लटकते थे। जैसे धीरे धीरे करके उन्होंने जमीन पर चलना स्टार्ट किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स धीरे धीरे करके टेल गायब हो गई और अब ह्यूमंस में सिर्फ टेल बोन देखने को मिलती है। ऐसा है क्या किसी की पूंछ है? नहीं। सो जो चीज़ों का काम नहीं होता है, धीरे धीरे करके नेचर उसको बॉडी में से डिलीट करते जाता है, और इसीलिए बोलते हैं पढ़ो दिमाग चलाओ। दिमाग यूज़ करना बंद कर दोगे तो दिमाग भी गायब हो जाएगा। ये सिर्फ जोक है, बट ठीक है, पढ़ना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। सो नेचुरल सिलेक्शन में क्या बोला गया है कि नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर इवोल्यूशन। अगर आप अडेप्टेशन के हिसाब से नहीं बदलोगे खुद को तो इवोल्यूशन कभी नहीं होगा, बदलाव कभी आएगा ही नहीं। ओके, दिस होल्ड्स दैट जेनेटिक वेरिएशन राइज विद इन द पॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या बोला गया है हमको कि हमको जो नई वैरायटी के जीन्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उन ऑफस्प्रिंग्स में न्यू जीन्स कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वजह से। तो मतलब पॉपुलेशन के अंदर से ही नया पॉपुलेशन बन रहा है। मतलब 2 अलग अलग लोगों के बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो नया जाइगोट बनता है उसमें नए कैरेक्टर्स आते हैं। सो वेरिएशन कहीं बाहर से देखने को नहीं मिलता है, पॉपुलेशन के अंदर ही वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके,
अब ये नेक्स्ट लाइन ध्यान से सुनो, द फिटेस्ट विल बी एट द सिलेक्टिव एडवांटेज एंड विल बी मोर लाइकली टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स दैन द रेस्ट, एज द फिट कंटिन्यूज टू एंजॉय ग्रेटर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिविटी, न्यू स्पीशीज विल इवेंचुअली इवॉल्व। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा फिट इंडिविजुअल होगा, फिट का मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं, फिट का मतलब फिजिकली एक्टिव, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव इंसान होगा, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग इंसान होगा, या कोई भी स्पीशीज़, सिर्फ इंसान की बात नहीं करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीशीज़ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, सबसे ज़्यादा फिट रहेगा, नेचर उसको सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नेचर के हिसाब से बदल रहा है। हम नेचर के हिसाब से खुद को बदलेंगे तो हम फिट रहेंगे। ठंडी आती है तो हम मोटे कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि हमको बीमार नहीं होना है। गर्मी आती है तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, चक्कर नहीं आना चाहिए। बारिश आती है तो हम छाता ले लेते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं क्योंकि भीगेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो जब जब हम अपने आप को नेचर के हिसाब से बदलते हैं, हम अपने आप को फिट बनाते हैं, और वही फिट इंसान ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है। जो सबसे ज़्यादा फिट रहेगा वो सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। एनिमल्स की अगर बात करें तो जिसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे वो ज़्यादा हेल्दी मतलब ज़्यादा रिप्रोडक्शन मतलब उसका ज़्यादा पॉपुलेशन, और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतने ज़्यादा वेरिएशंस हमको देखने को मिलेंगे, और वेरिएशंस जितने ज़्यादा देखने को मिलेंगे उतना ज़्यादा इवोल्यूशन होगा। समझ में आई बात? ऑल राइट। सो ऑल्टरनेटिवली natural selection is the process by which better adapted organisms grow and produce more number of offsprings in the population. So basically एक लाइन में अगर मैं समझाऊं आपको, तो जो ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्टेशन दिखाता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद को नेचर के हिसाब से जितना अच्छे से बदल लेगा, नेचर को जितने जल्दी से अडेप्ट कर लेगा, वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा और उसकी पावर ज़्यादा रहेगी और वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगा। ओके, ऑल राइट। It brings about evolutionary changes by favoring differential reproduction of genes that bring about changes in the gene frequency from one generation to next generation. Obviously बात है, अभी हमने सेकेंड पैरा में क्या देखा कि जो ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्टेशन करेगा उसका बेटर रिप्रोडक्शन होगा। बेटर रिप्रोडक्शन होगा मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतनी वैरायटी, जितनी वैरायटी उतना इवोल्यूशन। तो जब वैरायटी बढ़ती है, जब वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब जीन फ्रीक्वेंसी में भी तो चेंजेस आ रहे हैं। पहले पॉपुलेशन कम था तो जीन का नंबर कम था, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जीन पूल बढ़ रहा है, जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। समझ में आ रही है बात? तो अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर का सिलेक्शन। नेचर किसको सिलेक्ट करता है? नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो नेचर के हिसाब से खुद को चेंज करे, मतलब अडेप्टेशन करे। क्या करे? अडेप्टेशन करे। सो जो इंसान सबसे ज़्यादा या जो भी ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा अडेप्टेशन करेगा वो इंसान फिट रहेगा, वो ऑर्गेनिज्म फिट रहेगा और वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा तो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे तो वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से जीन फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, जिसके वजह से इवोल्यूशन भी होगा। क्लियर? पक्का? आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट। अब आगे देखो क्या बताया गया आपको। सिलेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल म्यूटेशन leads to a mutation balance in which allele frequency of harmful recessives remain constant generation after generation. तो क्या बोला गया, ये पैराग्राफ ध्यान से सुनो। सिलेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल म्यूटेशंस लीड्स टू अ म्यूटेशन बैलेंस, मतलब समझो कि आपका रहने सहने का तरीका अगर अलग है और आप नेचर को अच्छे तरीके से अडेप्ट कर रहे हो, मतलब आप नेचर की अच्छी चीज़ें अडेप्ट कर रहे हो और बुरी चीज़ें अडेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में हार्मफुल म्यूटेशन होने के चांसेस कम हैं। मतलब आपकी बॉडी में म्यूटेशंस होंगे लेकिन अच्छे वाले म्यूटेशंस होंगे। और ये म्यूटेशंस देखो, कोई भी म्यूटेशन हो, चाहे हार्मफुल म्यूटेशन हो चाहे हार्मलेस म्यूटेशन हो, ये म्यूटेशंस हेरिटेबल होते हैं। हेरिटेबल मतलब दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सिलेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल म्यूटेशन लीड्स टू अ म्यूटेशन बैलेंस। जब भी हार्मफुल म्यूटेशन के अगेंस्ट सिलेक्शन होता है तो एक म्यूटेशन बैलेंस हो जाता है, मतलब कुछ म्यूटेशंस हार्मफुल होते हैं, कुछ म्यूटेशंस हार्मलेस होते हैं। जो इंसान अपने आप को नेचर के हिसाब से बदलेगा तो उसकी बॉडी में ज़्यादा म्यूटेशन नहीं होगा, तो उसका म्यूटेशन बैलेंस मेंटेन रहेगा। ओके, सो इन विच अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मफुल रिसेसिव्स रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और अगर आपकी बॉडी में म्यूटेशन ज़्यादा नहीं हो रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल अलील्स हैं, जो डेंजरस अलील्स है जैसे कैंसरस अलील्स, डायबिटीज़ अलील्स, ये कांस्टेंट रहेंगी, ये बढ़ेंगी नहीं। देखो
म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है, दो केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं। अगर म्यूटेशन होता है तो या तो आपकी बॉडी में अच्छे चेंजेस होंगे, या तो बुरे चेंजेस होंगे, और या तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल चेंजेस होंगे। ये 3 कंडीशंस हो सकती है। लेकिन अगर हम नेचर के हिसाब से खुद को अडेप्ट करें, अगर हम अडेप्टेशन आसानी से दिखाएं, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में म्यूटेशन ही नहीं होगा। म्यूटेशन नहीं होगा तो इसका मतलब ना तो अच्छा म्यूटेशन हुआ ना तो बुरा म्यूटेशन हुआ। अच्छा या बुरा होने से अच्छा है कि कुछ भी ना हो। समझ में आ रही है बात? विच विल प्रोटेक्ट योर अपकमिंग जनरेशंस। तो इसके वजह से क्या होगा, पहले से आपकी बॉडी में जो हार्मफुल जीन्स हैं, पहले से आपकी बॉडी में जो हार्मफुल रिसेसिव अलील्स हैं, वो कांस्टेंट रहेंगी, वो बढ़ेंगी नहीं। म्यूटेशन होने की वजह से बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन अब हमारी बॉडी के अलील्स को हमने कांस्टेंट रखा है, तो कांस्टेंट रखने की वजह से अगर बढ़ नहीं रही हैं तो कम भी नहीं हो रही हैं। तो इसके वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको हार्मफुल अलील्स सेम देखने को मिलेंगी, पर वो बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि हमने म्यूटेशंस को रोक दिया है। हमने अपने आप को अडेप्ट कर लिया तो म्यूटेशन नहीं हुआ। म्यूटेशन किसके अंदर होता है? जो अपने आप को अडेप्ट नहीं करवा पाते, मतलब जो नेचर के हिसाब से खुद को नहीं बदलते हैं, तो उनके बॉडी में नेचर चेंज कर देता है, मतलब ये म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन की वजह से हार्मफुल चेंजेस हो सकते हैं, जिसके वजह से हार्मफुल जीन्स की क्वांटिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में म्यूटेशंस ही नहीं होंगे तो हमारे जो रिसेसिव अलील्स है, जो हार्मफुल अलील्स है, वो कांस्टेंट रहेंगे, ना तो वो बढ़ेंगे ना वो कम होंगे, सेम रहेंगे। ओके। Natural selection encourages those genes or traits that assure highest degree of adaptive efficiency between population and its environment। क्या बोला गया है हमको इधर पे? नेचुरल सिलेक्शन में हम क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं? हम उन जीन्स का सपोर्ट करते हैं, मतलब नेचुरल सिलेक्शन में नेचर जो है, नेचर प्रकृति, नेचर जो है ये उन जीन्स का सपोर्ट करता है जो जीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्टिव एफिशिएंसी दिखाती हो। मतलब जो इंडिविजुअल, जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा अडेप्टेशन करेगा वो उतना ज़्यादा टाइम तक सेफ रहेगा और सरवाइव कर पाएगा, जी पाएगा। सो इट्स अ सिंपल लॉजिक। आप जितना ज़्यादा अडेप्टेशन करोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को बदलोगे, आपके सर्वाइव करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। ओके, किसी तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। इन ग्रेट ब्रिटेन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने बनाना, दिस इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, जब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं बने थे, सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रे वाइट विंग्ड मॉथ्स वर मोर इन नंबर देन ब्लैक विंग्ड मॉथ्स। क्या बोला गया हमको? 2 तरीके के मॉथ देखे जाते थे। मॉथ मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट। ओके, छोटे छोटे इंसेक्ट। सो एक ग्रे कलर का मॉथ देखा जाता था, मतलब जो व्हाइट कलर का, जिसके ऊपर ग्रे, उसकी विंग्स ग्रे होती हैं लेकिन उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स होते हैं। सो एक ग्रे व्हाइट मॉथ देखा जाता था और एक ब्लैक मॉथ देखा जाता था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले 2 कौन से टाइप के इंसेक्ट थे? एक ऐसे इंसेक्ट जिनकी विंग्स ग्रे कलर की थी लेकिन उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स थे, और एक ऐसे इंसेक्ट जिनकी विंग ग्रे कलर की थी लेकिन उनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स थे, मतलब एक व्हाइट मॉथ और एक ब्लैक मॉथ। तो आगे देखो क्या बताया गया हमको इधर पे, ये जो ग्रे वाइट विंग्ड मॉथ्स हैं, इनका स्पीशीज का नाम क्या है? इनका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बिस्टन बेटुलेरिया, दिस इज द स्पीशीज। और जो ब्लैक विंग्ड मॉथ है उनका नाम क्या है? बिस्टन कार्बोनेरिया। ये 2 अलग अलग स्पीशीज है, बिस्टन बेटुलेरिया एंड बिस्टन कार्बोनेरिया। तो देखो आगे क्या बताया गया। These moths are nocturnal and during daytime they rest on tree trunk। ये दोनों टाइप के जो इंसेक्ट है, वाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ, ये नॉक्टर्नल क्रिएचर्स है। नॉक्टर्नल मतलब क्या होता है? जो रात को जागते हैं और दिन भर सोते रहते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स थे ये नॉक्टर्नल थे, ये रात के वक्त एक्टिव रहते थे, और दिन के समय में ये जो बड़े बड़े ट्री के ट्रंक होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उस टहनियों के ऊपर ये रेस्ट करते थे। दे यूज टू रेस्ट ऑन बिग ट्री ट्रंक्स, ओके, ड्यूरिंग द डे टाइम। अब दिन के उजाले में जब ये इंसेक्ट पेड़ के ऊपर बैठेंगे तो अपने पेड़ का जो ट्रंक होता है वो कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। अपना जो ट्री का ट्रंक होता है, बड़े बड़े पेड़ का जो स्टेम होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, ओके। तो उसके ऊपर अगर कोई काली मक्खी बैठेगी तो वो नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर कोई वाइट मक्खी बैठेगी तो वो आसानी से दिखाई देगी। तो क्या होता था? वाइट विंग्ड मॉथ कैन कैमोफ्लेज
well with the lichen covered trees that helped them to escape from the predatory birds. On the other hand, the black winged moth resting on the lichen covered tree trunks were easy victims for the predatory birds and their number was reduced. अभी ध्यान से सुनो क्या हुआ। दो इंसेक्ट की हम बात कर रहे हैं, एक वाइट मॉथ, एक ब्लैक मॉथ। ये दिन के समय एक्टिव रहते थे, रात के समय आराम करते थे। अभी ऐसा इमेजिन करो, ये आपका ट्री का ट्रंक है, ओके, ये आपका ट्री का ट्रंक है और इसके ऊपर लाइकन की ग्रोथ हुई है। लाइकन मतलब क्या होता है? अलगे और फंगस। ये ट्री के ट्रंक के ऊपर क्या ग्रो हुआ है? अलगे और फंगस ग्रो हुआ है और वो वाइट कलर का होता है। लाइकन कैसे कलर का होता है? थोड़ा सा वाइटिश कलर का होता है, मतलब लाइट कलर का होता है, ओके, क्रीमी कलर का। सो अगर इस क्रीम कलर वाले लाइकन के ऊपर, इस क्रीम कलर वाइट लाइकन के ऊपर अगर वाइट इंसेक्ट बैठेंगे, अपने पास दो कौन से इंसेक्ट हैं? एक वाइट मॉथ है और एक ब्लैक मॉथ है, ठीक है। सो इस लाइकन के ऊपर, ये लाइकन वाइट कलर का है, तो अगर इस लाइकन के ऊपर वाइट मॉथ बैठेंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो लाइकन के कलर के हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर ब्लैक मॉथ बैठेंगे, कौन बैठेगा अगर इसके ऊपर? ऐसे ब्लैक कलर के, ये रेड मतलब ब्लैक, ये वाला मैं ब्लैक के लिए यूज़ कर रही हूँ, रेड कलर। इसके ऊपर अगर ब्लैक मॉथ बैठेंगे तो वो आसानी से दिख के आएंगे। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि वाइट कलर के बैकग्राउंड के ऊपर जब वाइट इंसेक्ट बैठते थे तो वो नहीं दिखते थे, वो नहीं दिखते थे, मतलब वो आसानी से कवर अप हो जाते थे, छुप जाते थे। तो जिसके वजह से जो प्रीडेटरी बर्ड्स होते हैं, मतलब जो कुछ ऐसे ग्रास हॉपर जैसे या कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं ना, जो इंसेक्ट को पेड़ पे से चुक चुक के खाते हैं, मतलब पेड़ के ऊपर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको निकाल निकाल के खाते हैं। तो ये वाइट मॉथ जो हैं ये लाइकन के ऊपर छुप जाते थे, इसीलिए दिखते नहीं थे। तो जो प्रीडेटरी बर्ड्स है वो किसको पकड़ पकड़ के खा लेते थे? ब्लैक मॉथ को पकड़ के खा लेते थे, जो दिखाई देता था उसको लेते थे। तो ये बच जाते थे, इनका सर्वाइवल रेट बढ़ रहा था और इनका पॉपुलेशन कम हो रहा था। क्या बोला हमको इधर पे कि वाइट मॉथ जो है वो लाइकन के ऊपर छुप जाते थे, कवर हो जाते थे, केमोफ्लाज हो जाते थे। केमोफ्लाज मतलब क्या होता है कि जैसे गिरगिट कैसे अपना रंग बदलती है, ग्रीन मिट्टी के ऊपर ग्रीन पत्ते पे बैठेगी तो ग्रीन कलर की स्किन हो जाती है, ब्राउन वॉल पे बैठेगी तो ब्राउन कलर की उसकी स्किन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं केमोफ्लाज करना। केमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेना। सो वाइट मॉथ वाइट बैकग्राउंड पे बैठ रहे थे, इसीलिए वो केमोफ्लाज हो रहा था। केमोफ्लाज मतलब वो मिक्स हो जा रहे थे, दोनों सेम दिख रहे थे, बैकग्राउंड कवर कर ले रहा था इंसेक्ट को। लेकिन ब्लैक मॉथ जब उस पेड़ पे बैठ रहा था तो वो ब्लैक मॉथ दिख के आता था, ओके। सो जिसके वजह से जितने भी बर्ड्स थे वो बर्ड्स आकर ब्लैक मॉथ को खा लेते थे, प्रीडेटरी बर्ड्स ब्लैक मॉथ को खा लेते थे। तो अब धीरे धीरे करके ब्लैक मॉथ का पॉपुलेशन कम हो रहा था और व्हाइट मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ रहा था। तो ऐसे टाइम पे नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? व्हाइट मॉथ को सिलेक्ट किया, क्योंकि व्हाइट मॉथ ने अपने आप को नेचर के हिसाब से अडेप्ट किया। मतलब व्हाइट मॉथ व्हाइट लाइकन के ऊपर बैठ रहा था, वो नेचर के हिसाब से जा रहा था, तो उसको नेचर ने बचा लिया। लेकिन अब धीरे धीरे करके जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, मतलब आफ्टर 1845, जब धीरे धीरे करके ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई, तो इंडस्ट्रीज में से काला धुआं निकलने लगा। क्या निकलने लगा? काला काला धुआं, ब्लैक सूटी फ्लेम, मतलब कार्बन का धुआं निकलने लगा, ओके। तो उसके वजह से सारे पेड़ के ऊपर की जो लेयर होती थी उसके ऊपर जो लाइकन ग्रो होता था वो लाइकन ब्लैक कलर का हो जाता था। मैं इस बोर्ड के ऊपर ब्लैक स्प्रे मारूंगी तो ये बोर्ड ब्लैक कलर का हो जाएगा। उसी तरीके से जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ग्रेट ब्रिटेन में, वो सारा काला धुआं छोड़ रही थी। क्या छोड़ रही थी? वो काला धुआं छोड़ रही थी। तो जिसकी वजह से पेड़ के ऊपर की लेयर भी ब्लैक हो गई। अब इस पेड़ के ऊपर जब व्हाइट मॉथ बैठेंगे तो वो व्हाइट मॉथ दिख के आते थे, लेकिन ब्लैक मॉथ छुप जाते थे। मतलब अब पासा पलट गया। समझ में आ रही है बात? जब नेचर ने अपने आप को बदला, मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और कार्बन रिलीज होना स्टार्ट हुआ, तो उसके वजह से सारे पेड़ की लेयर ब्लैक हो गई। और अब उस पेड़ की लेयर के ऊपर जब व्हाइट मॉथ बैठते थे तो वो व्हाइट मॉथ विजिबल हो जाते थे और ब्लैक मॉथ केमोफ्लाज हो जाते थे। मतलब ब्लैक मॉथ ब्लैक ट्री के साथ छुप जाते थे, कवर अप हो जाते थे। तो अब जो प्रेडेटरी बर्ड्स इंसेक्ट को खाने आएंगे तो उनको कौन सा इंसेक्ट दिखेगा? व्हाइट वाला इंसेक्ट दिखेगा, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड पे अगर व्हाइट इंसेक्ट रखोगे तो व्हाइट इंसेक्ट तो आसानी से दिख के आएगा। और इस वजह से फिर धीरे धीरे करके किसका पॉपुलेशन कम हो गया? व्हाइट मॉथ का पॉपुलेशन कम हो गया और ब्लैक मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पर अडेप्टेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? अडेप्टेशन हुआ। और नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? ब्लैक मॉथ को सिलेक्ट किया और ब्लैक मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ते चला गया। देखो आगे थ्योरी में कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब जब इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई,
लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज केम अप इन ग्रेट ब्रिटेन, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाई गई ग्रेट ब्रिटेन में. द इंडस्ट्रीज रिलीज ब्लैक सूटी स्मोक, इंडस्ट्रीज क्या रिलीज करती थी? ब्लैक कलर का सूटी स्मोक. सूटी स्मोक मतलब कार्बन स्मोक. That covered and killed the lichens growing on tree and turned the tree black due to pollution. ज़्यादा pollution के वजह से ट्री के ऊपर का लेयर क्या होने लगा? ब्लैक होने लगा. ओके, दिस चेंज became an advantage to the black winged moth. अब ये चेंज किसके लिए एडवांटेज हो गया था? ब्लैक मॉथ के लिए एडवांटेज हो गया था. पहले ट्री का लेयर व्हाइट रहता था, इस वजह से ब्लैक मॉथ का डिसएडवांटेज था, लेकिन अब ट्री का लेयर ब्लैक हो गया तो अब ब्लैक मॉथ को एडवांटेज हो गया. ओके, सो दिस बिकेम एन advantage to the black winged moth that camouflaged well with the black tree trunks and their number increased. तो अब इनका नंबर बढ़ रहा था और white moth का नंबर कम हो रहा था. while the white winged moth become victims to predatory birds. मतलब जैसे पहले ब्लैक मॉथ शिकार बन रहे थे, वैसे अब किसका शिकार हो रहा था? व्हाइट मॉथ का शिकार हो रहा था. मतलब जो भी प्रेडेटरी बर्ड्स इंसेक्ट को खाने आते थे, अब उनको कौन से इंसेक्ट दिखते थे? व्हाइट कलर के इंसेक्ट दिखते थे, क्योंकि ये व्हाइट इंसेक्ट कहाँ बैठते थे? पेड़ के ऊपर, सेम पेड़ के ऊपर, लेकिन अब उस पेड़ का कलर ब्लैक हो गया तो अब ये व्हाइट कलर के मॉथ दिख के आ जाते थे. ओके, so due to which their number reduced. Okay, thus natural selection has resulted in the establishment of a phenotypic traits in changing the environmental conditions. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं. एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं. और अगर बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से हम खुद को चेंज करेंगे, या हम मतलब अगर एनवायरनमेंट हमको सपोर्ट करेगा तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ सकता है या रिड्यूस हो सकता है. सब कुछ नेचर के ऊपर डिपेंड करता है और इसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन. तो ये था आज के टॉपिक के बारे में अबाउट नेचुरल सिलेक्शन. अब जो आइसोलेशन, जो थर्ड फैक्टर है जेनेटिक वेरिएशन का, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. आज का सेशन छोटा सा है, सिंपल सा है, स्वीट सा है. जल्दी से देख लो, इसको पढ़ लो, जो नाम दिए गए हैं स्पीशीज़ के वो नाम लिख लो, प्रैक्टिस कर लो एंड मेक श्योर कि आप प्रीवियस सेशंस भी देख लो. फटाफट से ये चैप्टर खत्म करेंगे और फिर जल्दी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, आपने अब तक अपने फ्रेंड्स को अगर ये इस चैनल के बारे में नहीं बताया है तो ज्ञान लैब चैनल प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिए, इंस्टा फॉलो कीजिए. सारी लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, फेसबुक की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है. प्लीज़ फॉलो आवर इंस्टा पेज, प्लीज़ फॉलो आवर फेसबुक पेज एंड मेक श्योर दैट यू शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल. जिनके कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं, प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करो. ऑल आर बेस्ट विशेस आर विथ यू. स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल. जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे. थैंक यू. सी यू सून.